बेटी मेघा के जन्म लेते ही मानो गिरधर जी के घर में खुशियों की बहार ही आ गई थी। दुख और तकलीफ तो मानो उनके घर का रास्ता ही भूल गए थे, क्योंकि 5 पीढ़ी के बाद 6वीं पीढ़ी में मेघा बिटिया ने लक्ष्मी के रूप में गिरधर जी के घर में माता सुनैना जी की कोख में जन्म लिया था। गिरधर जी तो मेघा के जन्म से इतने खुश थे कि पूरे गांव में ऐसा भोज करवाया था कि लोग उंगलियां चाटते ही रह गए थे। गिरधर जी जब भी थक हार कर घर आते, ना ही कभी किसी ने उनके चेहरे में मायूसी देखी थी और ना ही होठों पर गाली, ना आंखों में क्रोध। उन्हें घमंड तो दूर दूर तक छू भी नहीं सकता था। वे जब भी बाहर से घर आते, अपनी छोटी सी बिटिया मेघा को आवाज़ लगाते, मेघा बिटिया पानी तो पिला दो। मेघा अपने नन्हे नन्हे पैरों में पायल की छन छन आवाज़ के साथ ठुमक ठुमक कर ऐसे चलती कि गिरधर जी चाहे जितना भी थके हारे होते, वे अपनी बिटिया की मनमोहक चाल और तुतली बोली से सारी थकान भूल जाते और खो जाते अपनी बिटिया की मस्तानी हंसी ठिठौली में। मेघा भी अपने पिता की इतनी आदी हो गई थी कि ना ही वह उनके बिना खाना खाती थी, ना ही सोती थी। लेकिन दोनों बाप बेटी का साथ भगवान ने कुछ ही दिनों का लिखा था। मेघा जब लगभग 6 वर्ष की थी, तब गिरधर जी की अचानक हार्ट अटैक आने के कारण मृत्यु हो गई। तब उनका बेटा विजय 12 वर्ष का था। पिता की मृत्यु होते ही वह समय से पहले ही समझदार हो गया। अब घर की सारी जिम्मेदारी माँ सुनैना जी के कंधों पर आ पड़ी। सुनैना जी ने भी बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाया। अब विजय पूरे 25 साल का हो गया और अपने पिता का बिजनेस को संभालने लगा। तब माँ ने अपने मन की बात कही, बेटा अब मुझसे भी घर के काम नहीं हो पाते और तू तो जानता ही है, अभी मेघा बिटिया पढ़ाई ही कर रही है, इसलिए उससे भी ज़्यादा काम नहीं करवा सकते। तभी विजय बोला, माँ आपको जैसा अच्छा लगे आप कर लीजिए। तब सुनैना जी ने उससे कहा कि तुम्हारे पापा के दोस्त की बेटी आराध्या देखने में बहुत ही सुंदर, सुशील और संस्कारी भी है, तो क्यों ना हम उसे देखने चलें। तब माँ की बात काटते हुए बोला, वो माँ, मैंने एक लड़की पसंद कर ली है, उसका नाम ममता है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। तभी मेघा बीच में ही बोल पड़ी, कहाँ रहती है वो ममता? विजय बोला, अरे तुझे उससे क्या, तू अभी छोटी है, तू अपने काम से काम रख, समझी? तभी मेघा बोली, नहीं भैया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही ममता है ना जो नगर पालिका के पीछे बने सरकारी क्वार्टर में रहती है। विजय बोला, अरे तुझे उसके बारे में कैसे मालूम? तब मेघा ने विस्तार से अपने भैया और माँ को बताया कि वह लड़की आए दिन नए नए लड़कों के साथ घूमती रहती है। तभी विजय बोला, तुझे कैसे मालूम? तू पढ़ाई करने जाती है या किसी की जासूसी करने जाती है? वो तो बेचारी गरीबी की मारी कितनी सुशील और संस्कारी है। उसने मुझे सब बता दिया है कि उसके पिताजी की तबीयत हमेशा खराब रहती है, इसलिए कभी कभी किसी किसी की मदद ले लेती है और कोई बात नहीं है, समझी? पहले किसी के बारे में पूरी जानकारी ले लो, तभी कुछ भी बोलना चाहिए। यूं ही कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। अब अगर दोबारा तुमने ममता के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहकर वह गुस्से से तमतमाता हुआ वहाँ से मेघा की पूरी बात सुने बिना ही चला गया। मेघा भैया भैया चिल्लाती रह गई। सुनैना जी ने मेघा को समझाते हुए कहा, तू चुप हो जा बेटा, उसके पसंद की बहू आएगी तो कभी ऊंच नीच भी हुआ तो वही समझेगा, कम से कम हम पर तो उंगली नहीं उठाएगा ना। मेघा मन महसूस कर चुप हो गई। वह जानती थी ममता उसके भाई के लिए अच्छी लड़की नहीं है, लेकिन वह उम्र में छोटी थी, इसलिए उसकी बात को सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। और वह दिन भी आ गया जब विजय और ममता की शादी होने वाली थी। अब विजय की शादी बड़े धूमधाम से हो गई और ममता उस घर की दुल्हन बनकर आ गई। ममता देखने में तो सुंदर थी, लेकिन उसका चाल चलन बिल्कुल भी ठीक नहीं था।
फिर भी सुनैना जी के रहते उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वह अपनी हुकूमत चलाए। लेकिन जैसे जैसे सुनैना जी बूढ़ी होती चली गई, ममता अपना रंग दिखाना शुरू कर दी। ममता ने मानवता की हद तब पार कर दी जब उसकी सासू माँ का निधन होते ही मेघा की शादी एक पागल लड़के से करवा दी। हाँ, देखने में मेघा का पति पागल तो लगता था, लेकिन वह उसका बहुत ख्याल रखता। कैसे और क्यों, उसके बारे में तो मेघा भी समझ नहीं पा रही थी। वह उसके लिए महंगी महंगी चीज़ें लेकर आता था, जबकि देखने से ऐसा लगता था कि उसकी तो इतनी औकात भी नहीं है। लेकिन वह ये सब देखकर हैरान हो जाती कि वह इतना सब कुछ कहाँ से लेकर आता है। परंतु एक काम वह बहुत ही अजीब करता था, उसे बहुत खुश कर देता उसके लिए उसकी पसंद की चीज़ें और खाना लाकर, लेकिन खुद रात होते ही दूसरे कमरे में जाकर सो जाता। वह ये सब देखकर हैरान रह जाती। वह सोचती कि अगर उसको मेरी इतनी ही परवाह है और मेरे लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर भी आता है, तो फिर इसे मुझ में दिलचस्पी क्यों नहीं है? ये मेरे पास क्यों नहीं बैठता? मेरे साथ बातें क्यों नहीं करता? न ही मेरी बातें सुनता है। मेरे साथ इसका रवैया नॉर्मल क्यों नहीं है? वह उसके बारे में बहुत सोचती रही और एक रात वह उस कमरे में पहले ही छुप गई जिस कमरे में उसका पागल पति सुबोध अंदर में दरवाज़ा बंद करके रात भर सोता था, ताकि जब वह वहाँ जाए और जो कुछ भी करे तो मेघा को पता चल जाए कि आखिर उसका पति रात में उस कमरे में क्या करता है, क्यों आता है, उसके पास क्यों नहीं बैठता। रात हो गई तब उसने अपने पति को ऐसी हरकतें करते हुए देखा कि उसने तो अपने कानों को ही अपने हाथों से बंद कर लिया। मेघा देखने में सच में खूबसूरत थी, इसलिए उसकी भाभी को उसकी खूबसूरती से बड़ी नफरत थी। वह सोचती थी कि उससे आगे कोई नहीं बढ़ना चाहिए और उसे यह भी पता चल गया था कि मेघा उसके साथ अपने भाई की शादी नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि मेघा उसकी सारी सच्चाई जानती थी, इसलिए वह उससे नफरत करती थी। मेघा कोई मेकअप भी नहीं करती और ममता मेकअप करके भी मेघा के बराबर सुंदर नहीं दिखती थी, इसलिए कभी न कभी कोई न कोई पास पड़ोस की महिलाएं टोक ही देती थी कि ममता मेकअप करके भी मेघा का मुकाबला नहीं कर सकती। यही बात ममता को तीर के समान चुभ जाती और वह कह देती, मेघा तेरा ये हुस्न तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, जैसे वह शाश्वत हमेशा हमेशा के लिए अमर रहने वाली थी। तब मेघा कहती, भाभी भगवान से डरो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? कौन सा आप अजर अमर हो? आप भी तो एक दिन मिट्टी में ही मिलने वाली हैं। जब तक मेघा की माँ सुनैना जी जिंदा थी तब तक तो उस घर में मेघा की हुकूमत चलती थी। बेटा बहू मेघा और सुनैना जी की बात मानते थे, लेकिन भाई भी मन ही मन मेघा से नफरत करता था। वह माँ के सामने तो नहीं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मेघा से कहता, तुम मेरी पत्नी के साथ मुकाबला मत करो, वो जो चाहे कर सकती है। लेकिन वह भी उस घर में नाजों से पली बढ़ी थी, इसलिए वह भी मगरूर थी, क्योंकि उससे कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए गलत बात पर टोक ही देती थी। समय यूं ही बीत रहा था। अब सुनैना जी की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। जब भी ममता सुनैना जी को सही समय पर खाना नहीं देती या बासी खाना देती तो मेघा को गुस्सा आ जाता। एक दिन ममता ने अपनी सास के सामने बासी खाना रख दिया, जबकि सुनैना जी शुगर की मरीज थी। मेघा ने कहा, पहले ही माँ की तबीयत खराब रहती है, और अगर तुम्हें ताज़ा खाना नहीं बनाना था तो मुझे बता देती, मैं अपनी माँ के लिए ताज़ा खाना बना देती। लेकिन यूं बासी खाना देकर मेरी माँ को क्यों मारना चाहती हो? बस इतनी सी बात पर ममता ने इतनी लड़ाई की कि दोनों ननद भाभी में हाथापाई भी हो गई। उसके भाई ने तो अपनी पत्नी का ही साथ दिया। उसने मेघा को डांटते हुए कहा, क्यों लड़की, छोटी है, छोटी की तरह रहना सीख। तुझे तो मैं एक दिन ऐसा सीधा करूँगा कि तू बिल्कुल
तीर की तरह सीधी हो जाएगी। तू छोटी है, तेरा काम है बड़ों का बात मानना, ना कि जबान लड़ाना, समझी? मेघा बोली, बात छोटे बड़े की नहीं है भैया, भाभी ने क्या किया है उसके बारे में भी तो सुनो। अगर वह गलत करेंगी तो मैं जरूर बोलूँगी। माँ को वह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और उस रात उनकी तबीयत खराब हो गई और इतनी ज़्यादा खराब हुई कि वह अस्पताल पहुँच गई। 4 दिनों तक बीमारी से लड़ने के बाद 5वें दिन वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मेघा माँ के चले जाने से बहुत दुखी हुई। थोड़े बहुत रिश्तेदार आए थे, लेकिन वे सारे ही उसकी माँ के ससुराल पक्ष के थे, इसलिए उन्हें ज़्यादा दुख नहीं हुआ। थोड़ी बहुत सहानुभूति और अफसोस जतलाकर चले गए। अब घर में केवल उसके भैया भाभी और मेघा के अलावा कोई नहीं था। कई साल गुजर गए, मेघा को किसी अपने से मिले। उसके मन में कई खट्टी और मीठी यादें थी, जिन्हें वह किसी अपने हमदर्द के सामने खोलकर रख देना चाहती थी, लेकिन कोई ऐसा शख्स उसे मिला ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह, वैसा ही कुछ मेघा के जीवन में भी हुआ। एक दिन उसकी बचपन की हमदर्द, हर सुख दुख को समझने वाली सहेली शिखा मिली, जिसे वह अपनी पूरी कहानी बता सकती थी। शिखा ने उससे कहा, मेघा, क्यों ना हम सुनैना काकी के उस झोपड़े में जाएं, जहाँ वे हमेशा बैठकर खेत की रखवाली भी कर लिया करती थी और काका की याद में खोई हुई भी रहती थी और हमारी बातें भी हो जाएंगी। मेघा को भी वह जगह एकांत लगी, जहाँ वह अपने दिल का गुबार अपनी सहेली के सामने खोल कर रख सकती है। वे दोनों अपनी माँ के उसी स्वर्ग से झोपड़े में गई और मेघा ने अपने मन में दबाए इतने दिनों की कुछ खट्टी और कुछ मीठी सारी बातें शिखा को बताना शुरू किया। उसने बताया, एक रात मेरा भाई मेरे कमरे में आया और उसने कहा कि मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। मुझे लगा कि कहेगा कि कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझसे कह देना। लेकिन उसने कहा कि अगले रविवार को तुम्हारी शादी है। जब उसने ऐसी बात की तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि क्या? उसने कहा कि हाँ, तुम्हारी शादी कर रहा हूँ, अपने घर की हो जाओगी तो अच्छा रहेगा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पूछूं कि मेरी शादी किससे कर रहे हो, पर इतनी जल्दी शादी? उसने कहा कि बस शादी की रस्म है, क्योंकि अभी अभी माँ मरी है। तेरे दिल में कोई अरमान है तो उसको दिल में ही दबा लेना। मैं तुम्हारे लिए महीनों पहले ढोलकी नहीं रख सकता और न ही तुम्हारे दूल्हे को घोड़े पर ला सकता हूँ। इतना कहकर वह कमरे में चला गया। मैंने तकिए पर सिर रखकर रोना शुरू कर दिया, लेकिन फिर दिल को यह सोचकर तसल्ली कर ली कि चलो, शादी तो एक दिन होनी ही थी। अगर आज ही हो जाएगी तो मेरा क्या, मेरा अपना घर तो होगा, किसी की गुलामी तो नहीं करनी पड़ेगी। भाभी से तो जान छूटेगी, वरना किसी और तरह से तो भाभी से जान नहीं छूट सकती। यही सोचकर मैं भी दिन गुजारने लगी, लेकिन शादी वाले दिन ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे भाई ने मेरे लिए किस तरह का इंसान से मेरी शादी तय की है। शायद इसमें भी मेरी भाभी की ही कोई चाल थी, क्योंकि जब भी लड़ाई होती थी मेरी भाभी दुश्मन बन जाती थी। मुझे लगता था कि वो किसी दिन जरूर ही मुझसे बदला लेगी, और आज उसने वही किया। वह कामयाब हो गई थी, क्योंकि मेरा दूल्हा तो अजीब सी हालत में बैठा था। उसे देखकर कोई बच्चा भी अंदाज़ा लगा सकता था कि वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि एक पागल था, क्योंकि उसने हाथ में टॉफ़ियाँ पकड़ी हुई थी जिसको वह खा रहा था। बाल उसके बिखरे हुए थे, कपड़े तो उसने नए पहने हुए थे, लेकिन इतने गंदे कर लिए थे कि जैसे कोई छोटा बच्चा मिट्टी में खेलता है तो उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। यही मेरा दूल्हा था। सबको पता चल गया कि वह तो पागल है। मोहल्ले से भी कई औरतें आई हुई थी, क्योंकि रिश्तेदार तो थे नहीं। उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि मेघा का दूल्हा तो पागल है। अरे ये क्या कर दिया भाई भाभी ने, बहन पर इतना बड़ा जुल्म कर दिया। माँ क्या मरी, इनकी तो आंखें ही सफ़ेद हो गई। पागल के साथ इतनी प्यारी सी लड़की का शादी करवा दिया। और मेरी शादी हो चुकी थी। उसके बाद मैंने अपने दूल्हे को देखा था, तब तो विदाई होने वाली थी।
मेरी आंखों से आंसू जारी थे। मैं रोना चाहती थी लेकिन रो भी नहीं सकती थी। मैं रोती तो मेरे आंसू कौन देखता। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही थी। मेरी माँ अगर आज जिंदा होती तो मेरे साथ यह सब कुछ न होता। मेरी भाभी ने ही मेरे भाई को भड़काया था। उसको जरा सा भी ख्याल नहीं आया कि वह अपनी बहन की शादी एक पागल के साथ कर रहा है। कैसे रखेगा वह मुझे, क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा। आजकल तो लोग अपनी बेटियों की शादी ऐसे लड़कों के साथ भी नहीं करते जिनके पास नौकरी नहीं होती। उसके पास तो अकल भी नहीं थी, नौकरी तो दूर की बात, तरीका भी नहीं था। एक पल को तो दिल किया कि जाने से इनकार कर दूं, लेकिन उसके बाद क्या होता, मेरा ही तमाशा बनता। ये लोग फिर भी मुझे यहाँ से निकाल ही देते। इसलिए सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया और चुपचाप विदा हो गई। जाते जाते भाई ने सर पर हाथ रखने की कोशिश की तो मैंने अपना सर पीछे कर लिया। सभी लोग यह मंजर देख रहे थे। मैंने कहा कि जरा इसकी भी बेइज्जती हो, इसको इतना तो जतलाऊं कि इसने जो मेरे साथ किया है वो अच्छा नहीं किया। भाभी भी मिलने के लिए आगे आई तो उनसे भी न मिली, क्योंकि उन्होंने तो सबके सामने ही कह दिया था कि तुम्हारी शादी करवा दी, नखरे न दिखाओ और मेरे घर से दफा हो जाओ। कौन सी भाभी कहती है अपनी ननद को, वो भी उसकी विदाई वाले दिन। अरे दिल में जितनी भी नफरत हो, इस तरह तो कोई भी बेटी को घर से यह कहकर नहीं निकालता कि दफा हो जाओ। मेरे साथ कितना बुरा सुलूक हो रहा था भगवान ही देख रहा था कि मेरे ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। पर मुझे पता था भगवान मेरा इंसाफ जरूर करेगा। लेकिन अभी तो मेरा समय बहुत खराब नजर आ रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरा दूल्हा पागल था, लेकिन उसका घर इतना अच्छा था। 3 कमरों वाला घर था। वहाँ पर उसका एक भाई भी था। मुझे लगा कि वो भी इसी घर में रहता है, लेकिन जब रात हुई तो उसकी जगह उसका भाई कमरे में आया। मैं जरा घबरा गई। उसने कहा, भाभी घबराने की जरूरत नहीं है, दरअसल ये भी मेरा अपना ही घर है। वहाँ दूसरी जगह भी मेरा घर है जहाँ पर मेरी बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब आपको ही इसे संभालना है। वो क्या है कि मेरी बीवी की इससे नहीं बनती, क्योंकि उसके साथ इसके संबंध अच्छे नहीं हैं। माँ बाप हमारे भी नहीं हैं, बस अब आप हैं और आपका पति है। ये घर है। अगर आपको समझ ना आए कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। दीवार पर मेरा नंबर लिखा हुआ है। पर अगर ये ज़्यादा तंग करने लगे तो भी आप मुझे बुला सकती हैं। लेकिन देखिए, मैं भी बाल बच्चेदार हूँ। मेरी बीवी को मेरा यहाँ आना जाना ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो तो ही फिर आप मुझे बुला लीजिएगा, वरना खुद ही हालात को संभालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब ये है तो आपका ही पति और आपको इसके साथ ही रहना है। मैं समझ रही थी कि मेरी ज़िंदगी कितनी बुरी होने वाली थी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। और मैं कर भी क्या सकती थी। उसने कहा, भगवान आपकी मदद करे, आप परेशान नहीं होना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता था कि वह मुझे तसल्ली दे रहा है, लेकिन फिर दोबारा कहा कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाभी, कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। पता नहीं उसने इस बात को 2 बार क्यों बोला और इतना जोर देकर क्यों बोला। फिलहाल तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा, ठीक है। मेरा पति दूसरे कमरे में बैठा था। मैं जब उस कमरे में गई तो हैरान रह गई। वह कमरा शायद उसी का था जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें टूटी फूटी पड़ी हुई थी, पर कुछ खिलौने वगैरह भी पड़े थे। शायद उसका दिमाग बचकाना था। उसने मुझे देखा तो मैं डर गई। मुझे लगा ये मुझसे कोई बात करेगा, कुछ बोलेगा या कोई काम कह देगा, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गई। मेरा दिल तो किया दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा लूं, लेकिन फिर मैंने ऐसा नहीं किया। कहने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन इतनी सुकून की नींद पहले कभी नहीं आई थी। आँख खुली तो हैरान रह गई। सामने मेरा पति बैठा था। उसे देखकर मैं डर गई। फिर जब मैंने टेबल की तरफ देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। टेबल पर तो नाश्ता पड़ा हुआ था। नाश्ता तो बाजार का लग रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और आसपास देखा।
मुझे लगा शायद उसका भाई आया है और वही नाश्ता लेकर आया होगा, लेकिन घर में कोई भी नहीं था। बाहर वाला दरवाज़ा तो अभी भी बंद था। रात को मैंने खुद कुंडी को लगाई थी। मेरे पति ने मुझे कहा कि नाश्ता कर लो और वो भी नाश्ता करने के लिए बैठ गया। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, इसको इतना पता है कि हमारी शादी हुई है तो बाजार से नाश्ता लेकर आना है। फिर ये कैसा पागल हुआ, लेकिन फिर उसने अजीब सा गाना गाना शुरू कर दिया। यह किसी कार्टून का गाना था तो मैं समझ गई कि शायद ही एक नॉर्मल सी हरकत है। शायद इसे भी भूख लगी होगी, पर उसके पास थोड़े बहुत पैसे हो। इतना काम तो कोई छोटा बच्चा भी कर लेता है। खैर, मैंने नाश्ता कर लिया। उसके बाद मैं घर को साफ करने लगी। मैं यह पूछना भी भूल गई थी कि ये घर कैसे चलता है, लेकिन फिलहाल तो घर की ज़रूरत की सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। मैंने उसके भाई का नंबर मिलाया, पर नंबर नहीं मिल रहा था। मैंने दोपहर का खाना भी बना दिया। मेरी घर में ऐसे ही चलने लगी। मेरा पति अचानक ही कहीं चला गया तो मैं परेशान हो गई। मुझे लगा कि पता नहीं, शायद घर से ही भाग गया है। मैंने इसलिए उसके भाई को कॉल की थी। उसने कहा कि हाँ, वह कभी कभी चला जाता है लेकिन वापस आ जाता है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रात तक वापस आ जाएगा। अगर रात तक भी वापस नहीं आया तो फिर आप मुझे बता देना। मैंने कहा, ठीक है। रात हुई तो मेरा पति वापस आ गया। उसके हाथ में कोई चीज़ थी जो उसने मुझे पकड़ा दी। मैंने खोलकर देखा तो उसके अंदर फूल थे। मैंने कहा, ये क्या है? तो उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मैं हैरान रह गई। उसने फूल मेरे पास रखे और खुद दूसरे कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद देखा तो वह कमरा अंदर से लॉक था। उस घर में मेरे दिन अच्छे से गुजर रहे थे। जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि सब कुछ अच्छा ही हो रहा था। बल्कि मेरा पति मेरे लिए रोज रोज कोई ना कोई अच्छी चीज़ें लेकर आता। पता नहीं उसके पास पैसे कहाँ से आते थे। घर में भी हर चीज़ मौजूद थी। जब घर का सामान थोड़ा ख़त्म होने लगा तो एक दिन उसका भाई आया और उसने आकर 20,000 रुपये मुझे दिए। मैंने कहा, यह घर आप ही चलाते हैं? तो उसने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हम दोनों भाइयों के नाम कुछ दुकानें हैं, उनका किराया आता है तो मैं उसमें से महीने में 2 दफ़ा दे देता हूँ। 20,000 रुपये आते हैं। आपको 20,000 रुपये 15 तारीख को मिल जाएंगे। आज पहली तारीख है तो मैं आपको पैसे देने के लिए आया हूँ। मैंने कहा, ठीक है। मैंने घर की ज़रूरतों का सामान ला लिया। उस घर में टीवी भी था, एसी भी था और ज़रूरत का सब कुछ था। एक दिन भूले भटके मेरी भाभी और भैया मेरे घर पर आ गए। उनको तो पता ही था कि उन्होंने मेरी शादी एक पागल से करवाई है और मुझे पता था कि वे लोग मुझे ही देखने आए होंगे कि मेरा क्या हाल हुआ है। लेकिन जब मुझे देखा तो वे दोनों हैरान रह गए। मैंने नया जोड़ा पहना हुआ था। मेरी भाभी ने कहा, ये जोड़ा कहाँ से आया? इन लोगों ने तो तुम्हारे लिए सिर्फ 2 ही जोड़े बनाए थे और हमने भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाया। मैंने कहा, मेरे पति ने मुझे लाकर दिया है। उसने कहा कि तुम्हारे पति को तो मुंह हाथ धोने तक के नहीं आता, तो तुम्हारे लिए जोड़ा कहाँ से लाएगा? मैंने कहा कि उसी ने मुझे लाकर दिया है। आपको किसने कहा कि उसे हाथ मुंह धोने नहीं आता? ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे लिए क्या क्या लेकर आया है। जब मैंने सारी चीज़ें अपनी भाभी को दिखाई तो वह भी हैरान रह गई देखकर। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ कहाँ से लेकर आ रहा है? कहीं से चोरी करके तो नहीं ला रहा? मैंने कहा कि ये चीज़ें तो बिल्कुल नई हैं। उसने कहा, नई तो नहीं लग रही। ये क्या बात हो गई? उनका तो ऐसा हो गया जैसे तीर निशाने पर ही नहीं लगा, जैसे वो मेरे साथ कुछ बुरा करना चाहती थी पर बुरा नहीं हुआ। तो बड़ी परेशान हो गई थी। खैर, मैंने भी सर उठाकर उनको सारी चीज़ें दिखाई और मैं बड़ी खुश हो गई। मेरी भाभी ने कहा, देखो, शायद मैंने जल्दबाजी में आकर गलत फैसला कर दिया था, लेकिन तुम तो खुश लग रही हो। मैंने अपने भाई को भी कहा कि आपने कोई गलत फैसला नहीं किया। मैं वाकई बहुत खुश हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
मुझे इस घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हम भी तो गरीब लोग ही थे ना। अगर हमारी शादी होती तो हमारे जैसे लोगों में ही होती, लेकिन ये देख लो, ये लोग तो आपसे अच्छे ही हैं। इस घर में तो एसी भी लगा हुआ है, गर्मी भी होती है तो सुकून की नींद आती है। मेरी भाभी का मुंह लटक कर रह गया था। मुझे पता था कि घर जाते ही वह मेरे भाई से झगड़ा करेगी। अच्छी बात है, मुझे खुश देखकर घर जाते ही आपस में झगड़ा करते, यही उनकी सजा थी। मेरा पति मुझसे कोई बात नहीं करता था, मेरी चीज़ें भी लेकर आता, मेरा ख्याल भी करता, मेरा ध्यान भी रखता। एक दिन मैं जा रही थी कि मेरा पाँव पर कोई चीज़ से लग गई तो उसने मेरे पाँव पर पट्टी बांधी, लेकिन रात होते ही वह दूसरे कमरे में चला जाता था और अंदर से लॉक कर लेता था। मैं बड़ी परेशान होती थी कि ये किस किस्म का मामला है। मैं उससे बात करना चाहती थी, पूछना चाहती थी। मैंने फिल्म ड्रामे में सब देखा था कि मोहब्बत से इंसान ठीक हो जाता है। शायद मैं भी उसको ठीक कर लेती, और अगर वह ठीक हो जाता तो फिर इस दुनिया का सबसे अच्छा मर्द होता, क्योंकि खूबसूरत तो वह था ही, जवान भी था, पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, घर भी उसका अपना था और इतना सारा सामान भी था। अगर ऐसा ही होता तो मेरी पूरी जिंदगी सेट हो जाती, लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं करता था। मेरी एक दोस्त पागलों की डॉक्टर बन गई थी। उसने मुझे एक बार बताया था कि ऐसे लोगों को बहुत प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत होती है, और अगर उनकी ज़िंदगी में कोई हो तो वो उसे बहुत प्यार और मोहब्बत देते हैं, मतलब आम इंसान से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर तो मामला उल्टा था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे बात समझ में आने लगी कि जो भी मामला है उसका ताल्लुक उस कमरे से ज़रूर है, क्योंकि मेरा पति उस कमरे में ही चला जाता था, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मुझे पता लगाना ही होगा कि उस कमरे में क्या करता है। मैं एक बार उस कमरे में गई थी, पर वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी भाभी ने लोगों को कहना शुरू कर दिया था कि पागल से शादी हुई है, लेकिन वह बड़े अच्छे हालात में है। उसके मुंह से निकल गया होगा कि यह बात मुझ तक भी पहुंच गई थी, क्योंकि मोहल्ला तो एक ही था। मैं कहती थी कि हाँ, भगवान का शुक्र है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसे भी होते थे, घर के सारे मामलात मेरे हाथों में ही होते थे, पैसे आ जाते थे, मेरा पति मेरा ख्याल भी रखता था और रोज़ मेरे लिए कोई ना कोई नई चीज़ भी लेकर आता था। वह कहाँ जाता था बस मुझे यही पता नहीं चलता था। मैं एक बार उसके पीछे पीछे गई, लेकिन मुझे रास्ता का पता ही नहीं चला, इसलिए मैं वापस आ गई कि कहीं मैं ही गुम ना हो जाऊं। और वो तो मेरी आंखों के सामने से न जाने कहाँ चला गया। उसे रास्तों का बहुत अच्छी तरह से पता था। शायद किसी बाग में बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता होगा, क्योंकि उसके पास इस तरह की काफ़ी सारी सामान थी। इसलिए मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे यह बात ज़रूर पता लगाना था कि कमरे में क्या है। और वह दिन के वक्त पर कमरे को ताला लगाकर चला जाता था। एक दिन मैंने चाबी गायब कर दी और वह ताला भी खोल दिया। उसको ताला नहीं मिला तो वह बगैर ताला लगाए ही चला गया। मेरा प्लान था कि मैं पहले से ही कमरे के अंदर छुप जाऊंगी, और जब वह कमरे में जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वह क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही घर में आया मुझे तलाश कर रहा था। मुझसे कभी कभी थोड़ी बहुत बातें भी कर लेता था। उसको मेरा नाम भी याद हो गया था, मुझे मेरे नाम से ही बुलाता था। कभी कभी देखकर बड़ा दुख होता था कि यह भी तो किसी की औलाद है, कितना खूबसूरत नौजवान है, और इसके साथ न जाने क्या हुआ होगा कि ये पागल हो गया। जाहिर है यह पागल पैदा तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि कहते हैं ऐसे लोगों की उम्र कम होती है। शायद इसके साथ कुछ हादसा हुआ हो। मैंने उसके भाई से भी पूछने की कोशिश की थी, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया था कि वक्त के साथ साथ आपको सब कुछ पता चल जाएगा। यह किस किस्म की बात थी, वक्त के साथ कैसे पता चलता मुझे मेरे पति की पुरानी तस्वीरें मिली थी। वो शक्ल से बहुत ही गुस्से वाला और जिद्दी लगता था। ऐसा लगता था कि जैसे पूरे खानदान का सबसे खूबसूरत नौजवान था, लेकिन फिर ऐसे हालात पर कैसे पहुंच गया। कहीं
इसको किसी की बद्दुआ तो नहीं लगी थी। मन में ऐसे ही उल्टी सीधी बातें और सवाल आते रहते थे। आज तो मुझे पता चल ही जाना था, फिर उसके बाद मैं देखती कि मैंने क्या करना है। कहीं कोई ऐसी वैसी बात न हो। मेरा पति फिर से मेरे लिए कोई चीज लेकर आया था। कमरे में गया, लेकिन उसने महसूस किया कि मैं कमरे में नहीं हूँ, तो वह उस चीज को वहीं पर रख दी। मुझे थैले रखने की आवाज़ आई। वह उस कमरे में आ गया। मैं कमरे के अंदर ही छुपी हुई थी। उसने दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया और कुर्सी पर सर पकड़े बैठ गया। मैं पर्दे के पीछे से उसको देख रही थी। उसको अंदाजा भी नहीं था कि मैं कमरे के अंदर छुपी हुई हूँ। वह सिर को ऐसे अंदाज में पकड़े बैठा था, ऐसा लगता था जैसे कोई बड़ा आदमी कुछ सोच रहा है। उसके चेहरे पर से अचानक पागलों वाले जज्बात ही गायब हो गए थे। अभी से मामला मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था। कोई न कोई बात थी जो नॉर्मल नहीं थी। थोड़ी देर के बाद उसने अपनी जेब से एक बड़ा सा फ़ोन निकाला। मैं हैरान रह गई कि यह बड़ा फ़ोन इसके पास कब आया, और फ़ोन भी बिल्कुल ठीक ठाक था, टूटा हुआ नहीं था, जबकि बाकी उसकी सारी चीज़ें टूटी हुई थी। फ़ोन पर किसी से बात करने लगा, और जब उससे बात करनी शुरू की तो मेरी तो ऐसी हालत ख़राब हुई कि मैं हैरान रह गई। वह तो किसी समझदार आदमी की तरह बातें कर रहा था और कह रहा था कि देखिए, मैंने आपसे पहले ही डील की थी, आप ये पैसे कारोबार में लगा दीजिए, जो मेरी किस्मत में होगा, जो मेरा नसीब होगा, मुझे मिल जाएगा। मैं हैरान रह गई थी कि वो मेरा पति, जो दुनिया के सामने पागल बना हुआ है, यहाँ पर बैठकर बिजनेस के डीलें कर रहा है। लेकिन फिर दुनिया के सामने क्यों पागल बना हुआ था और अपनी बीवी से झूठ क्यों बोल रहा था? अपनी बीवी को बता सकता था। दिल तो किया था कि सामने जाऊं, लेकिन फिर सोचा कि देखती हूँ यह क्या क्या करता है। फिर थोड़ी देर के बाद जेब से काफ़ी सारे पैसे निकाले और फिर उनको एक साइड पर रख दिया। फिर दोबारा से किसी को फ़ोन किया। इस बार मुझे समझ आया कि वह किसको फ़ोन कर रहा है। वह अपने भाई को ही फ़ोन कर रहा था। उसने कहा कि मेरा दिल करता है मैं मेघा को सब कुछ बता दूं। वह मेरी बीवी है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूं। शायद दूसरा शख्स कह रहा था कि जल्दीबाजी न करो, तो उसने कहा कि जल्दीबाजी कैसी, हमारी शादी को 4 महीने होने वाले हैं। जब मेरा जिक्र हुआ तो मैं सामने आ गई। मुझे देखकर वह हैरान रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने फ़ोन को एक साइड पर रख दिया। मैंने कहा कि ये सब कुछ क्या है? क्यों दुनिया के सामने पागल बने हुए हो? मैंने सब कुछ सुन लिया है। उसने कहा कि देखो, मैं आज या कल तुम्हें बताने ही वाला था। मैंने कहा कि मुझे सारी बात बताओ, आखिर बात क्या है? मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो उसने कहा, रो क्यों रही हो? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, बस मुझे रोना आ रहा है। मुझे बता दीजिए कि क्या बात है। उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि मैं पूरे मोहल्ले का सबसे समझदार और पढ़ा लिखा लड़का था। मेरी बहुत अच्छी नौकरी भी थी। अभी भी मैं उसी नौकरी में हूँ, लेकिन सारी रात बैठकर ऑनलाइन काम करता हूँ। मैंने कहा कि पागल बने क्यों फिरते हो? तो उसने कहा, मेरी कुछ लोगों के साथ दोस्ती थी, पर मुझे नहीं पता था कि वो किसी और तरह के लोग थे। एक दिन हम लोग कहीं चले गए, वहाँ पर हमारा छोटा सा झगड़ा हो गया और हमारे हाथों एक आदमी मर गया। तो सारा इल्ज़ाम उन्होंने मुझ पर लगा दिया। अगर मैं पागलपन का नाटक न करता तो मुझे सज़ा हो जाती और मेरी सारी ज़िंदगी जेल में गुजर जाती, क्योंकि वो सब लोग भाग गए। पर मैं उस आदमी की जान बचाने के चक्कर में वहीं पर रह गया, लेकिन वह भी इस दुनिया से चला गया और इल्ज़ाम मुझ पर ही आ गया। मुझे पुलिस पकड़कर ले गई थी। अभी भी वो लोग इसी मोहल्ले में रहते हैं। उसका मेरी वजह से नुकसान हुआ, इसलिए मुझे पागलपन की एक्टिंग करनी पड़ी। लेकिन सुना है अब उन्होंने अपना घर बार बेच दिया है और 1 महीने बाद यहाँ से जा रहे हैं। बस उसके बाद मैं अपने तरीके से रह सकता हूँ। तुम्हें ये सब कुछ मैंने इसलिए नहीं बताया कि एक बार वो लोग यहाँ से चले जाएं तो फिर मैं तुम्हें भी बता दूंगा। तुम्हारे भाई ने जब कहा कि उसे ये रिश्ता कबूल है,
तो हम लोग बड़े हैरान हुए। हमें पता चल गया था, इसलिए मैंने बिना देखे ही शादी के लिए हाँ कर दिया था। सोचा कोई तो पुण्य कमा लूं तुम्हें बचाने की खातिर। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम बहुत अच्छी लगती हो। बाहर जाता हूँ तो वह भी काम के सिलसिले में ही जाता हूँ। तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है तो फिर सोचता हूँ तुम्हारे लिए कोई चीज़ ले लूँ। सोचता हूँ कि कहीं तुम हालात से तंग आकर मुझे छोड़कर ना चली जाओ कि एक पागल के साथ मेरी ज़िंदगी बुरी तरह से गुजर रही है। इसलिए तुम्हारे सारे नाज नखरे उठाने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आता हूँ कि कम से कम तुम खुश तो रहो। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी आंखों में फिर से आंसू गिरने लगे। उसने कहा कि आप रो क्यों रही हो? मैंने कहा कि खुशी से रो रही हूँ। उसने कहा अजीब हो, दुख में भी रोती हो और खुशी में भी रोती हो। अरे देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। 1-1.5 महीने तक हमें नाटक करना होगा और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ कि भगवान ने मेरी कोई पुण्य का मुझे तोहफा दिया है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, पर मेरे अपने भाई ने ही मेरे साथ कितना बुरा किया, और शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। उसने कहा कि परेशान न हो, वाकई सब कुछ ठीक है और हमेशा ठीक रहेगा। मैं तुम्हारा पति हूँ, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। और ऐसा ही हुआ। आहिस्ता आहिस्ता यह बात मैंने मशहूर कर दी कि मैंने अपने पति का इलाज करवा लिया है और हमारी ज़िंदगी मिसाल बन गई। यह बात जब मेरी भाभी तक पहुंची कि मेरे पति सुबोध जी बिल्कुल ठीक हो गए हैं, तो वह मेरे भैया से रोज रोज लड़ाई झगड़े करने लगी और भैया ने मानसिक तनाव में आकर जहर खा लिया और भैया की मौत हो गई। अब भाभी को सभी लोग कुल्टा, नागिन, डायन और पता नहीं क्या क्या कहने लगे। जितने मुंह उतनी बातें। लोगों के तानों से तंग आकर भाभी भी पागल हो गई। अपने कपड़े वह खुद ही फाड़ लेती, कभी कुछ याद करने की कोशिश करती और हंसती रहती, तो कभी रोती रहती। अब मुझसे उनकी ऐसी दयनीय स्थिति देखकर अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने उन्हें रांची के पागल खाने में भर्ती करवा दिया है। शिखा बोली, वाह रे मेरी शेरनी, इतनी कम उम्र में इतने सारे उतार चढ़ाव देख लिया तूने। अगर मैं तेरी जगह होती तो कब से या तो उस पागल पति को ही छोड़ देती या इस दुनिया को। ओए पागल किसे कहा तूने? कहकर मेघा शिखा को मारने दौड़ी तो शिखा ने कान पकड़कर उठक बैठक लगाना शुरू कर दिया। दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर शिखा बोली, वाकई यार, तुझे तो आज सैल्यूट करने का मन करता है। तूने जो बहादुरी दिखाई, तेरी जगह हमारे जैसी आम लड़की होती तो हालात से घबराकर पता नहीं क्या कर बैठती। मुझे तो आज गर्व हो रहा है तुझे अपनी सहेली कहते हुए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी का कौन सा पात्र आपके दिल को छू गया और यह कहानी आप कहां कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी ही कहानी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।